नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध लगातार तेज हो रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इस बीच ये साफ हो गया है कि दुनिया किस तरह से दो गुटों में बटी हुई है और खुलकर देश एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ है और इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया है और सिर्फ जबानी समर्थन ही नहीं, अब तमाम असला भी अमेरिका से इजराइल पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस ने हमले के अगले ही दिन इजराइल के झंडे के रंगों में सफेद और नीली रोशनी से व्हाइट हाउस को सजाया, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका इजराइल के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत भी हुई है और आपको दिखाते हैं इसका वीडियो। इन दोनों की बातचीत का, टेलीफोनिक बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया गया है, ये साफ संदेश देने के लिए कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के साथ है। और साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका पहुंचने वाले हैं। एंटनी ब्लिंकन के अमेरिका पहुंचने की तारीख आज है। 11 और 12 के दौरान वो वहां पे होंगे और इसके साथ साथ वो जॉर्डन भी जाएंगे। हमास के इजराइल पर हमले में मारे गए लोगों में 14 अमेरिकी नागरिक भी हैं और 20 अमेरिकी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस क्षेत्र में जब एक दूसरे के साथ आ रहे देश, तो फिलिस्तीन के समर्थन में जुटने वाले देशों को रोकने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। पश्चिमी मेडिटेरेनियन में कैरियर, अमेरिकी कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ट तैनात है। साथ साथ अमेरिकी नौसेना का स्ट्राइक ग्रुप का दूसरा कैरियर भी इजराइल के तट पर तैनात किया जाएगा, यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर यानी CVN 69। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य मदद की पहली खेप इजराइल के लिए निकल चुकी है। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल का एक मालवाहक विमान अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार और सैन्य साजो सामान लेकर लौटा है और इस बीच ये साफ है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और यहां पर एक ध्रुवीकरण इस क्षेत्र में काफी खुलकर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ, सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चिलानी। ब्रह्मा, धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। अमेरिका खुलकर साथ है इजराइल के, बल्कि अमेरिकी सैन्य मदद इजराइल को सालाना $3 बिलियन के करीब वैसे ही जाती है। इस समय भी हम देख रहे हैं कि तमाम मिलिट्री हेल्प मिल रहा है, यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर हवा में भी जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात हैं। बाइडेन का बयान भी आया है कि एक एंटी सेमेटिक वॉर है। कितना इस क्षेत्र में युद्ध के और बढ़ने का इस समय खतरा आ गया अमेरिका के वहां साथ आ जाने से? पहले बात तो यह है कि अमेरिका का जो पब्लिक सपोर्ट है, जैसे आपने कहा नजमा, कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है अमेरिका, मगर प्राइवेट में क्या मैसेज दे रहा है अमेरिका इजराइल को, इसके बारे में तो कोई कोई नॉलेज नहीं है किसी को भी। मगर एंथनी ब्लिंकन को भेजना ये इंडिकेट करता है कि प्राइवेटली प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल को कोई ना कोई कॉशियस मैसेज दे रहा है कि आप लड़ाई फैलाइए मत, आपके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप क्लियरली डिफाइन कीजिए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिंपैथी है इजराइल के लिए, ये सिंपैथी खत्म हो जाएगी अगर जिस तरह से इजराइल गाजा में रेजिडेंट्स को अटैक कर रहा है, स्कूल्स बॉम्ब कर रहा है, हॉस्पिटल्स बॉम्ब कर रहा है। तो ये जो कंडमनेशन आ रहा है यूएन चीफ से भी कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स टारगेट हो रहे हैं गाजा में, ये कई सारे हाई राइज बिल्डिंग्स कैंप्स में मिलिट्री एरिया से हटने के लिए बोला गया और रेफ्यूजी कैंप्स में जब लोग गए हैं तो वहां पे भी बॉम्बिंग हुई है गाजा में। ब्रह्मा, गाजा एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जगह है और दोनों तरफ से ये ब्लॉकेडेड है। एक तरफ इसराइल ने ब्लॉकेड किया हुआ है, दूसरी तरफ इजिप्ट ने ब्लॉकेड किया हुआ है। तो कोई एस्केप रूट नहीं है लोगों के लिए जो लोग वहां पर रहते हैं। और इस स्थिति में
इसराइल ने फ्यूल सप्लाई, बिजली और पानी का सप्लाई सब बंद कर दिया है। तो लोगों की स्थिति तो वैसे ही खराब है। अब हर रोज कई सारे एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो इसराइल को अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ती रहेंगी गाजा में तो पब्लिक रिएक्शन, ग्लोबल रिएक्शन एकदम बदल जाएगा। तो मेरे जी। ख्याल से अमेरिका का संदेश यही होगा प्राइवेट में कि आप फोकस कीजिए अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पर और लड़ाई को आप एक्सपैंड मत कीजिए। तो ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि उसका दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष है कि अमेरिका खुलकर साथ है इजराइल के, ये दिख रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वहां पर अब आम लोगों पर गाजा में हमला होने लगा है, उससे जो सहानुभूति इजराइल के साथ आई दुनिया की, वो खत्म हो सकती है। तो अमेरिका चाहता है कि इस मामले को यहाँ पे जो उनका अटैक है वो फोकस्ड हो। लेकिन ये देखें कि संदेश, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल खुद ही एक बहुत ही मजबूत देश है और क्या इस समय वो अमेरिकी एम्यूनिशंस की ज़रूरत है उसे। तो क्या संदेश दिया जा रहा है जब मालवाहक विमान एम्यूनिशंस लेकर लौटता है, जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात होते हैं मेडिटेरेनियन में, जब आसमान में F-35, F-16, F-15 ये तमाम तैनात किए जाते हैं। जिस तरह से इसराइल एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह से ये ग्राउंड ऑफेंसिव चलेगा गाजा में, लगता है कि कई हफ्तों तक चलेगा, ये कई महीनों तक भी चल सकता है। तो एम्यूनेशन की सख्त ज़रूरत है इसराइल को। इसराइल को हवाई जहाज की ज़रूरत नहीं है, वॉरशिप्स की ज़रूरत नहीं है, मगर एम्यूनेशन की सख्त ज़रूरत है। आश्चर्य की ये बात है कि अमेरिका का अपना स्टॉक एम्यूनेशन का बहुत ही लो है इस समय, क्योंकि यूक्रेन को कई महीनों से अमेरिका एम्यूनेशन सप्लाईज दे रहा है और एम्यूनेशन सप्लाईज का अपना स्टॉक अमेरिका में बहुत डिप्लीट हो चुका है। इस स्थिति में अब अमेरिका एक दूसरे युद्ध जोन में सप्लाई दे रहा है इसराइल को। तो ये पैराडॉक्स है एक तरह से कि एक तरफ अमेरिका का अपना स्टॉक काफी लो है और दूसरी तरफ अब दूसरे युद्ध वॉर जोन में वो एम्यूनिशन सप्लाई डिलीवर कर रहा है। मगर ये देखिए, अगर ये युद्ध लंबा चलता है, इसराइल के पास इतना एम्यूनिशन स्टॉक पाइल नहीं है, तो उसको अमेरिका की मदद बहुत है, बहुत जरूरत मदद है इसको। पर इससे एक संदेश भी देने की कोशिश है कि अमेरिका जो है वो साथ है इसराइल के। किस तरह ईरान को संदेश? देखिए, अमेरिका का जो सपोर्ट है इसराइल के लिए हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्रिटिकल रहा है। हर साल अमेरिका फाइनेंशियल एड देता है इसराइल को, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो ये जो एड मिल रहा है इसराइल को और जो मिलिट्री असिस्टेंस मिल रहा है डेकेड से, ये इसराइल के लिए हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और उसके अलावा मोसाद और CIA के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो बिना अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल कोई भी लड़ाई लड़ नहीं सकता है। अमेरिका की और वहां पर जिस तरह से लेबनान है, ईरान है, ये तमाम देश जो हैं अब वो खुल के पैलेस्टाइन के साथ हैं, वैसे में अमेरिका, ये जो फॉल्ट लाइन है वो बिल्कुल डिफाइन हो गई है अब। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं नगमा। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में कुछ लोग हैं जैसे निकी हेली, लिंडसे ग्राहम, वो कह रहे हैं पब्लिकली कि अमेरिका, ये जो अटैक हुआ इसराइल में, ये अटैक अमेरिका के खिलाफ भी है और अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए और ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बॉम्ब करे। इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका में। और खतरा ये है कि ये जो हॉट हेडेड लोग हैं इसराइल में और अमेरिका में, ये युद्ध को एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगर ये युद्ध ईरान तक पहुंचता है, ईरान के खिलाफ एक्शन होता है, कोई इजरायली स्ट्राइक्स या अमेरिकन स्ट्राइक्स, तो आप देखिए कि ये तो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन जाएगा। जी
तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करना इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल इस समय सेल्फ डिफेंस की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसने तो लड़ाई ये शुरू नहीं की है, ये वॉर तो हमास ने शुरू की है, और हमास ने ये वॉर शुरू की है थ्रू टेररिस्ट स्ट्राइक्स। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है। पर दूसरी बात ये भी है कि इजराइल अगर वो केयरफुल नहीं रहता है और सिविलियंस की हत्या लार्ज नंबर्स में होती है गाजा में, तो ये इजराइल के डिप्लोमेसी के लिए और इजराइल के स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत ही भारी बर्डन बन जाएगा। जी, तो ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि इजराइल का ये सेल्फ डिफेंस के लिए समय ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई सेल्फ डिफेंस के लिए ही हो, और जो सिविलियंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या में अगर हत्याएं होने लगी या मौत होने लग गई तो ये इजराइल की कूटनीति के लिए, इजराइल की रणनीति के लिए सही साबित नहीं होगा। और ये युद्ध, इसमें अगर ईरान को कहीं से शामिल किया गया तो फिर इस युद्ध का दायरा और बढ़ेगा। धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस युद्ध के खतरों को समझाने के लिए कि कैसे इसे सीमित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं। एनडीटीवी की टीम जो है आज गाजा बॉर्डर के बहुत करीब ज़ेंड्रॉट पहुंची है। उनके वहां पहुंचते ही गाजा की ओर से वहां पर रॉकेट हमला हुआ जो हमारे कैमरे में कैद हुआ। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। Talk to some of the people here, some of the security personnel here, but they have told us not to take pictures, not to talk. What? अंदर अंदर। हम पहुंचे और यहाँ पे जो हमला है वो शुरू हो गया है इस तरीके से एक साथ। Very close. There are more coming in. There are more coming in. एक साथ कई सारे रॉकेट जो है Being intercepted by the Iron Dome. But there are more coming in. ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और ये देखिए ये जहाँ जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो वहीं पर धुएं का छोटा सा गुबार बन जा रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते वो रिहायशी इलाकों में गिरते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो है ये बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ हम शूट कर रहे थे और उसी बीच में ये होना शुरू हो गया। और ये ज़ेड्रॉट है जो कि जैसा कि मैं बता रहा था कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा के करीब है। गाजा पट्टी से तकरीबन 2500-2700 फीट की दूरी पर इसकी सीमा लगती है और यहाँ रिहायशी इलाका जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। काम चल रहा था वो भी इस रॉकेट हमले के बाद जो है वो बंद हो गया है और यहाँ जो है ये खतरे वाली स्थिति। और इंटरनली भी यहाँ पर ये भी माना जाता है कि हमास के आतंकवादी मौजूद हैं सड़कों पर और वो कभी भी कहीं पर भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो बहुत खतरे वाली जगह, लेकिन ये जगह दिखाना ज़रूरी था क्योंकि यहीं से जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना बड़ा हमला शुरू किया था और अभी भी गाजा पट्टी की तरफ से लगातार रॉकेट के हमले का जो निशाना है वो ये शहर बन रहा है। ज़ेड्रॉट से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ज़ेंड्रॉट शहर के पुलिस स्टेशन को हमास के आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया था। 20 घंटे चली लड़ाई में पुलिस स्टेशन को इजरायली फोर्स ने खुद ही उड़ा दिया। अब यहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा है। इस शहर ने हमास के हमले की सबसे पहली और सबसे बड़ी तबाही झेली है। ये दक्षिणी इजराइल का शहर ज़ेड्रॉट है। शनिवार सुबह 6:30 बजे जब हमास आतंकवादियों का हमला हुआ इजराइल पर तो ये शहर उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी बना। इस शहर की सीमा गाजा पट्टी से महज 2700 फीट दूर है और इसलिए जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर या खुली जीप पर सवार होकर जो आतंकवादी यहाँ पहुँचे उन्होंने यहाँ सड़कों पर गुजरते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। जो भी गाड़ियाँ उनको सामने मिली उस पर उन्होंने फायरिंग की। उसके अंदर जो भी लोग थे उनको अपना निशाना बनाया। जो लोग यहाँ सड़कों पे भी नज़र आए और जो गाड़ियाँ छोड़कर भागने की कोशिश करते नज़र आए जान बचाने के लिए, उन सबको अपना निशाना बनाया। और उसके बाद जो है आतंकवादियों का जो एक दस्ता है
वो यहाँ जो डेट्रॉयट पुलिस स्टेशन है उस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया और इसके बाद यहाँ पे मुठभेड़ चली। तकरीबन 20 घंटे की मुठभेड़ के बाद जो है यहाँ इस पुलिस स्टेशन को उड़ाना पड़ा, क्योंकि इसमें हमास के आतंकवादी जो थे वो उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया था और यहाँ से लड़ाई चल रही थी। तो अब इसको जो है वो इस जगह को क्लियर किया जा रहा है, बड़े बड़े बुलडोज़र और ट्रेन के ज़रिए साफ किया जा रहा है। लेकिन इस शहर ने जो तबाही देखी वो बिल्कुल बाकी दूसरे शहरों की तबाही से बिल्कुल अलग है। और इस मामले में अलग है कि पहला जो एक बड़ा हमला जो है वो इसी शहर पर हुआ और यहीं से हमास के जो आतंकवादी हैं वो आगे की तरफ बढ़े। जो एशकेलोन शहर है उस शहर से इसकी दूरी महज वैसे 30 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ जो इस शहर की जो सीमा लगती है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो महज 2700 फीट की दूरी पर है और उसके बाद जो है गाजा पट्टी शुरू हो जाता है। तो ये सबसे आसान निशाना बना ये शहर और इसलिए इस शहर में सबसे ज़्यादा मौत भी हुई बताई जा रही है। और यहाँ पे भी कई इलाकों में हॉस्टेज क्राइसिस जो है वो और जो हॉस्टेज सिचुएशन है वो भी बना कर रखा हमास के आतंकवादियों ने। कई घरों में घुसकर उन्होंने लोगों को मारा, उनको कई घंटों तक पहले बंधक बना के रखा, उनके जो बर्बरता की और फिर उनको आखिरकार मार दिया। तो ये शहर जो है वो हमास के आतंकवादियों के हमले का जो एक बहुत ही बर्बर गवाह है वो बना। और अब यहाँ पर ये है पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ा है और इसमें कई पुलिसकर्मियों की जान गई। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मारे गए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है इजराइल के लिए। और यहाँ जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये शहर अभी भी ख़तरे वाला है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर अभी भी हो सकता है कि कई हमास के आतंकवादी जो हैं वो घात लगा कर बैठे हों, हमले के लिए कहीं पर छिप कर बैठे हों। और ये इलाका भी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। हालांकि नियंत्रण जो है वो हो चुका है यहाँ पर जो इजराइल की जो सेना है उसका, लेकिन अभी भी इस इलाके में खतरा बरकरार है और इसलिए यहाँ तमाम सड़कें जो हैं सूनी हैं। लोग अभी अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और ज़्यादातर जो सिविलियंस हैं उनको यहाँ से निकल जाने को कहा गया है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन में ये एक मुख्य जो मोर्चेबंदी वाली जगह होगी और सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, इस वजह से यहाँ से सिविलियंस को निकल जाने को कहा गया है। तो अब यहाँ स्थिति जो है वो बिल्कुल सन्नाटे की है। हाँ, जो क्रेन और जो ये उपकरण चल रहे हैं उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही है, लेकिन ये शहर सबसे बड़ा निशाना बना हमास के आतंकवादियों का। डेट्रॉयट से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में इस समय जो जंग जारी है वहाँ पर बहुत सारे बंधक भी हैं इजरायली जो हमास के कब्जे में हैं। और इसकी वजह से इजराइल के सामने एक समस्या है कि कैसे वो अपने नागरिकों को जो बंधक बनाए गए हैं उन्हें वापस लाए। हमास ने इन बंधकों की लाइव स्ट्रीमिंग की है। हाइफा में बंधक इजरायली परिवार वीडियो में खौफ में दिखाई दे रहे हैं और हमास का मकसद ही है कि ये खौफ वो दुनिया के सामने लाएं। और इनमें जो बंधक बनाए गए हैं उनमें बच्चे हैं, बंधक बनाए गए हैं बच्चों को। इनमें नजर आ रहे हैं लंगड़ाते हुए पुरुष, पैर से बहता हुआ खून नजर आ रहा है, यानी कि जख्मी किए गए हैं लोग। इन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, लेकिन इन्हें जिंदा रखा गया है ताकि इनके बदले में वो इजराइल से कोई समझौता या कोई नेगोशिएशन कर सके। तो हमास ने इस वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग की है, फेसबुक लाइव किया है।